जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सभी को मेरा सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे राणा कुंभा के बारे में और मैंने अंत में राणा कुंभा की दो चुनौतियों के बारे में थोड़ा बहुत बताया था और मैंने कहा था कि राणा कुंभा के सामने दो सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसमें पहली चुनौती तो क्या थी कि अपने पिता की मौत का बदला लेना चाचा मेरा और महपा पंवार से, और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि जो राठौड़ है, जो मेवाड़ में उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उस बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना। ये दो सबसे बड़ी चुनौती राणा कुंभा के सामने थी। अब राणा कुंभा ने कसम खा ली कि इन दोनों से निपट के रहूँगा। एक तो किससे? चाचा मेरा और महपा पंवार से, दूसरा रणमल राठौड़ से। अब जो पहली चुनौती है, देखते हैं पहली चुनौती से कैसे निपटते हैं। तो यहाँ पे तो कौन है बेटा? राणा कुंभा। कौन है? राणा कुंभा। शासनकाल 1433 से 1468 तक शासनकाल किसका? राणा कुंभा का। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है मालवा, और मालवा का शासक था कौन? महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम कहाँ का शासक? मालवा का। राणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम दोनों की पहले भी नहीं बना करती थी। इसका कारण दो कारण है। पहला कारण तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मालवा का पहले जो शासक था, उस शासक की मृत्यु हो जाती है। जब उसका उत्तराधिकारी ये मालवा की गद्दी पे बैठना चाहता है, तब उसका मंत्री होता है कौन? महमूद खिलजी प्रथम। ये महमूद खिलजी प्रथम षड्यंत्र रच करके धोखे से उसको गद्दी से हटा करके पराजित करके खुद गद्दी पे बैठ जाता है मालवा की। कौन? महमूद खिलजी प्रथम। अब जब उसको पराजित करता है तो वो बेचारा जाता है किसकी शरण में? राणा कुंभा की शरण में। पहला तो दुश्मनी यहीं से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि दुश्मन को किसने शरण दे दी? राणा कुंभा ने। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि जब राणा कुंभा को ये पता लगता है कि मेरे पिता का हत्यारा चाचा मेरा और महपा पंवार है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हर जगह उसको ढूंढता है और चाचा मेरा और महपा पंवार की हत्या करने का भूत सवार हो जाता है किस पे? राणा कुंभा पे। और राणा कुंभा चित्तौड़गढ़ में हर जगह किसको ढूंढता है? चाचा मेरा और महपा पंवार को। ये बात किसके कानों में पड़ जाती है? चाचा मेरा और महपा पंवार के कानों में पड़ जाती है। तो वो आधी रात को दबे पाँव धीरे धीरे पहुंच जाते हैं कहाँ पे? महमूद खिलजी प्रथम के पास। कौन कौन? चाचा मेरा व महपा पंवार, और शरण में चले जाते हैं किसकी? महमूद खिलजी प्रथम की। और महमूद खिलजी प्रथम के पास जब ये भागे भागे आते हैं तो पहले तो ये हैरान होता है, लेकिन चाचा मेरा और महपा पंवार जब बताते हैं महमूद खिलजी प्रथम को कि राणा कुंभा हमें मारना चाह रहा है, आप हमें शरण दीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। अब महमूद खिलजी प्रथम बड़ा खुश होता है कि मेरा दुश्मन राणा कुंभा और उसके जो तीन जो खास जो सेनापति थे, चाचा मेरा और महपा पंवार, वो मेरे पास आ गए और इनके पास चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो गुप्त रास्ते हैं उनके बारे में ज़रूर पता होगा। और महमूद खिलजी प्रथम खुश होता हुआ अब सोचता है कि अब राणा कुंभा की खैर नहीं, अब देखना चित्तौड़गढ़ पे अधिकार किसका होगा? मेरा होगा। ये कहते हैं महमूद खिलजी प्रथम। अब क्या होता है कि जब ये शरण दे देते हैं महमूद खिलजी प्रथम, अब
राणा कुंभा जो है ये हर जगह ढूंढता है, लेकिन चाचा मेरा और महपा पंवार पूरे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं मिलते। तब राणा कुंभा सभी प्रजा को ये घोषित कर देते हैं, लिखवा देते हैं वांटेड, और वांटेड के नीचे फोटो छपी होती है किसकी, चाचा मेरा और महपा पंवार की, और इनाम की राशि पूरे हर खंबे पे हर जगह पे लगा देते हैं कि जहाँ कहीं भी मिले मुझे सूचित करें, डायल 121321, और नंबर दे देते हैं किसका, राणा कुंभा अपना। अब क्या होता है कि सभी प्रजा ढूंढने को लग जाती है। तब अचानक से एक बंदे का फ़ोन आता है, घंटी जाती है किसके पास, राणा कुंभा के पास, कि हेलो, हाँ जी कौन बोल रहे हो। कहा राणा कुंभा बोल रहा हूँ। कि साहब नमस्कार, हमें तो पता लग गया है कि चाचा मेरा और महपा पंवार तो कहाँ है, महमूद खिलजी प्रथम के पास। तो उसने कहा ओके फ़ोन रखो, मैं देखता हूँ क्या करता है ये चाचा मेरा और महपा पंवार मेरा और महमूद खिलजी प्रथम। अब क्या होता है कि राणा कुंभा को जब ये पता चलता है कि चाचा मेरा और महपा पंवार तो शरण में जा चुके हैं महमूद खिलजी प्रथम के, तब राणा कुंभा इसको चुनौती देता है और ये पत्र लिखता है कि चुपचाप चाचा मेरा और महपा पंवार को मेरे हवाले कर दे, ये मेरे दुश्मन है, तेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन महमूद खिलजी प्रथम वापस पत्र लिख डालता है राणा कुंभा को कि मैं चाचा मेरा और महपा पंवार को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। अब जब ये पता लगता है राणा कुंभा को, तो राणा कुंभा आक्रमण कर देता है। क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है और एक युद्ध लड़ता है महमूद खिलजी प्रथम से, जिस युद्ध का नाम है सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध, सारंगपुर का युद्ध। और जो सारंगपुर है ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, और ये युद्ध लड़ता है बेटा 1437 ईस्वी में। युद्ध जब शुरुआत होती है युद्ध की, तो राणा कुंभा के यहाँ सेना खड़ी होती है, और इस साइड में खड़ी होती है किसकी सेना, महमूद खिलजी प्रथम की, यानी मालवा की सेना। दोनों सेना बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं। भीषण युद्ध होता है, मारकाट होती है, दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ती है। अचानक से राणा कुंभा सभी को नारा दे डालते हैं कि मालवा पे विजय करनी ही करनी है, हमें हारना नहीं है, चाहे हम राजपूतों की गर्दन कट जाए। और इससे बहुत प्रभावित होते हैं सभी, एक साथ पूरी बहादुरी के साथ मालवा की सेना को हरा डालते हैं और विजयी हो जाते हैं। अंत में कौन, राणा कुंभा। और राणा कुंभा इसमें क्या हो जाते हैं, विजयी हो जाते हैं। विजयी तो होते जो होते, और यहाँ पे देखते हैं चाचा मेरा व महपा पंवार भागते हुए जा रहे हैं। पीछे पीछे राणा कुंभा और उसके सेनापति पकड़ लेते हैं किसको, चाचा मेरा और महपा पंवार को, और वहीं पे इनका खात्मा कर देते हैं। और यहाँ पे बदला पूरा हो जाता है किसका, राणा कुंभा का। तो क्या लिखेंगे इसमें कि राणा कुंभा द्वारा चाचा मेरा व महपा पंवार की हत्या कर दी जाती है। क्लियर। उसके बाद में जब ये सारंगपुर जो है ना, ये सारंगपुर के युद्ध में जब विजयी होता है, इसी युद्ध का नाम कहलाता है क्या, मालवा विजय। क्या नाम, मालवा विजय। तो यहाँ लिखेंगे हम कि मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा क्या बनवाते हैं, 9 मंजिला विजय स्तंभ बनवाते हैं। क्या बनवाते हैं,
विजय स्तंभ बनवाते हैं। जब ये मालवा विजय होती है, इस मालवा विजय के उपलक्ष्य में 9 मंजिला विजय स्तंभ बनवाते हैं। कौन? राणा कुंभा। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ें क्या आगे? चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सारंगपुर जो विजय है इसी को ही मालवा विजय कहते हैं। इसी युद्ध में विजयी कौन होते हैं भी? राणा कुंभा। और पराजित कौन हो जाते हैं? महमूद खिलजी प्रथम। अब देखिए, पहली चीज़ तो हमारे क्लियर हो गई कि पहली चुनौती तो उसने कंप्लीट कर ली, क्योंकि चाचा मेरा और महपा पुमार की हत्या करके पहला बदला पूरा हो जाता है राणा कुंभा का। अब दूसरी चुनौती क्या थी कि राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव को क्या करना? कम करना। अब आता है किस पे? किसकी बारी आती है? रणमल राठौड़ की। अब देखिए, यहाँ पे है रणमल राठौड़, और रणमल राठौड़ की एक दासी होती थी जिसका नाम था बेटा भारमली। क्या नाम था? भारमली। दासी भारमली और रणमल राठौड़ आपस में क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे। और राणा कुंभा जो है, राणा कुंभा म्यूचुअल फ्रेंड था। क्या था? म्यूचुअल फ्रेंड, यानी फ्रेंड का फ्रेंड था। कौन? राणा कुंभा। और दासी भारमली राणा कुंभा को लाइक किया करती थी और हर एक बात उसकी माना करती थी, लेकिन ये बात रणमल राठौड़ को पता नहीं थी। अब एक बार दासी भारमली चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जाती है और दुर्ग में जाने पर मुलाकात होती है राणा कुंभा से। अब राणा कुंभा जो है वो कहता है, भारमली तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है रणमल राठौड़, तुम्हें उसको मौत के घाट उतारना पड़ेगा। भारमली ने कहा, मैं भी बहुत परेशान हूँ उससे, मैं भी उसका इलाज तो करना चाहती हूँ। तो उसने कहा, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, भारमली जी जाइए और रणमल राठौड़ का खात्मा कर दीजिए। तो भारमली क्या करती है? जाती है और रणमल राठौड़ के खाने में जहर दे देती है। और जहर देने से रणमल राठौड़ की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसीलिए कहते हैं कि राणा कुंभा ने दासी भारमली की सहायता से रणमल राठौड़ की हत्या कर दी। और उसके बाद में क्या होता है कि रणमल राठौड़ का एक पुत्र होता है, रणमल राठौड़ का पुत्र होता है राव जोधा। राव जोधा, ये राव जोधा उस टाइम पे मेवाड़ में ही था। और मेवाड़ में होने के बाद में क्या हुआ कि जब रणमल राठौड़ की हत्या होती है तो राणा कुंभा का अगला टारगेट होता है राव जोधा। उसने कहा, मैं इनकी पीढ़ियां ही खत्म कर दूंगा, राठौड़ों का प्रभाव जड़ से खत्म कर दूंगा। तो राव जोधा को टारगेट बना करके राणा कुंभा जो है अपना एक सेनापति जो है, सेनापति कौन भी? सेनापति होता है इसका राणा चुंडा। सेनापति राणा चुंडा। और जो राणा चुंडा है ये क्या लगता है? राणा कुंभा के चाचा लगता है। याद आ गया होगा, बिल्कुल याद आ गया होगा। ये वही राणा चुंडा है जो कहाँ चला जाता है? भीष्म पितामह जंगलों में चला जाता है और पूरी उम्र, पूरे जीवन काल में मेवाड़ की सेवा करने की प्रतिज्ञा ले लेता है। ये वही राणा चुंडा है जो राणा कुंभा का क्या है? सेनापति है। इस सेनापति को प्लस इसके साथ क्या भेजता है? सेना। और आदेश देता है इसको कि जाओ सेनापति, राव जोधा को पकड़ के या तो मेरे सामने ले आओ, नहीं तो उसका खात्मा कर दो, जहाँ मिले वही खात्मा कर दो। अब क्या होता है? ये आदेश पाकर के राणा चुंडा और सेना को लेकर के चला जाता है राव जोधा की तरफ। अब राव जोधा को ये बात जब पता लगती है कि पूरी सेना और राणा चुंडा मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो राव जोधा पहले तो होता है मेवाड़ में। और मेवाड़ में जब होता है, जब इसके पास खबर पहुंचती है तो
भागता है और कहाँ भागता है? मंडोर में। मंडोर कहाँ पे है? जोधपुर में। और मंडोर जोधपुर में जाकर के यहाँ शरण लेता है, लेकिन इसने कसम खा ली थी राणा चुंडा ने भी। ये फिर भागता है पीछे पीछे, यहाँ से शॉर्टकट ले लेता है पगडंडी से। सारे के सारे सेना प्लस राणा चुंडा मंडोर पहुँच जाते हैं। मंडोर पहुँचते हैं उससे पहले ही राणा चुंडा को राव जोधा को फिर पता लगता है कि जो राणा चुंडा है, राणा चुंडा फिर मेरे पीछे आ रहा है। तो ये बेचारा पीछे पीछे भागता है। भागते हुए राव जोधा पहुंच जाता है बीकानेर में। कहाँ पहुंच जाता है? बीकानेर का एक गांव है काहोनी गांव। कहाँ? काहोनी गांव में। और काहोनी गांव में पहुंच जाता है। अब ये सेना लेकर के फिर पीछे पीछे जाते हैं और काहोनी गांव के पास पहुंचने ही वाले होते हैं। तब फिर बेचारा राव जोधा भागता है और राव जोधा भागते भागते भद्राजून चला जाता है। भद्राजून कहाँ पे? भद्राजून है जालोर में। भद्राजून जालोर में भागता है। लो फिर ये पीछे पीछे आकर के फिर पीछा करते हैं यहाँ पे। भद्राजून जालोर से फिर भागता है और भागते भागते जो वागड़ क्षेत्र होता है, वागड़ कौन सा बेटा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इस डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में भागता है, लेकिन ये पीछा छोड़ने वाले थे क्या? कसम खाई हुई थी, सर पे कफन बांधा हुआ था कि इसको तो मौत के घाट उतार के रहेंगे। ये फिर भागता है बेचारा और बाड़मेर के सिवाना में चला जाता है। कहाँ पे? सिवाना कहाँ पे है ये? बाड़मेर में। और सिवाना बाड़मेर में पहुंचता है। अरे ये पीछा छोड़ेंगे क्या? ये तो पीछे फेविकोल की तरह पीछे पड़ गए हैं। कौन? राणा चुंडा और सेना। अब यहाँ से बेचारा भागा, सांस भी नहीं आ रहा। बहुत भागा। कहाँ पे आ गया? सोजत में आ गया। और सोजत कहाँ है? पाली में। तब जाकर के हंसाबाई आती है और हंसाबाई आकर के बोलती है राव जोधा को। किसकी एंट्री होती है? हंसाबाई की। और हंसाबाई की यहाँ पे एंट्री होती है और हंसाबाई आकर के बोलती है राव जोधा सांस ले ले, अब मैं आ गई हूँ, कोई ना कोई निपटारा, कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन निकालोगे। यहाँ पे तू सांस ले, कहीं मत भागना, यहाँ से हिलना मत। तभी क्या होता है? तभी जो ये सेना होती है ये भी पीछे पीछे आती कहाँ पहुँच जाती है? यहीं पहुँच जाती है। उनको भी बोलते हैं बेटा सांस ले ले, अभी हम सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, तुम इसको ऐसे मत करो। अब देखो ये मेरे भी तो रिश्तेदार हैं और राव जोधा जो है, राव जोधा की मैं बुआ हूँ, मेरे भतीजे के साथ ऐसा मत करो। तब राणा चुंडा ने कहा नहीं। राणा चुंडा ने कहा हमें आदेश मिला है राणा कुंभा से कि जहाँ भी राव जोधा मिले उसको वहीं मौत के घाट उतार दो, और मैं तो आदेश का पालन जरूर करूँगा। मेवाड़ की सेवा की मैंने कसम खाई हुई है और राव जोधा को बिल्कुल बुरी तरह मैंने पराजित करके मारना ही मारना है, ये मैंने कसम खाई हुई है। ये मैंने आदेश लिया हुआ है किससे? राणा कुंभा से। तब हंसाबाई ने कहा कि चलो राणा कुंभा को बुला दो एक बार। राणा कुंभा अगर बोलेगा तो मैं वैसा का वैसा करने को तैयार हूँ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, एक बार राणा कुंभा को बुला दो। तब क्या हुआ? तब जो राणा चुंडा है कॉल की राणा कुंभा को, फिर उस पर कॉल करके नंबर पे 121321 और नंबर पे डायल करके राणा कुंभा के पास घंटी जाती है और राणा कुंभा कॉल उठाते हैं तो बोलते हैं राणा चुंडा जी कि हंसाबाई आ गई है, प्लीज़ कम हेयर। देन राणा कुंभा जो है, राणा कुंभा कहता है कि यस आई एम कमिंग, प्लीज़ वेटिंग, से टू हंसाबाई। तो हंसाबाई को कहता है कि हंसाबाई जी दे आर कमिंग एंड प्लीज़ वेट हेयर। देन क्या होता है? हंसाबाई जो है, हंसाबाई यहाँ पे वेट करती है किसका? राणा कुंभा का। चलिए थोड़ी देर बाद में राणा कुंभा पहुँच जाते हैं फ्लाइट से। कहाँ पे? यहाँ पे सोजत पाली में। और जो सोजत पाली है यहाँ पे क्या करती है हंसाबाई वो मैं बताता हूँ आगे।
चलिए जी, अब क्या होता है कि हंसाबाई जो है, हंसाबाई एक साइड में तो बिठाती है किसको, राणा कुंभा को, और दूसरी साइड में बिठाती है किसको, राव जोधा को, और बोलती है कि यहाँ एक बार बैठे रहना। क्या करना, बैठे रहना यहाँ पे, और बैठे रहना यहाँ पे। अब तुम्हारे बीच में मैं करवाती हूँ एक संधि, जिसमें क्या होगा, तुम्हारे दोनों के आपस में बीच का चक्कर ही नहीं पड़ेगा। उस संधि का नाम होता है आवल बावल की संधि। और ये संधि कौन करवाती है, हंसाबाई करवाती है राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य, और बोलती है कि आंवले का पेड़ है वहाँ तक तो एरिया होगा किसका, मेवाड़ का, और जो बबुल का पेड़ है वहाँ तक एरिया किसका होगा, मारवाड़ का। और दोनों की सीमाओं का निर्धारण कर देती है कौन, हंसाबाई। और आपको पता होगा हंसाबाई ऐसा क्यों करवा रही है, क्योंकि दोनों तरफ कुछ ना कुछ इसके लगते हैं। कैसे लगते हैं, इसकी तो क्या है, दादी है। ये क्या है, दादी है। पूछोगे सर दादी कैसे, अरे भाई राणा कुंभा जो है, राणा कुंभा किसका बेटा, मोकल का। मोकल के पिता कौन, राणा लाखा। राणा लाखा से विवाह किसने किया था, हंसाबाई ने। तो राणा कुंभा के तो दादी ही तो लगेगी। रीजनिंग भी तो पढ़नी है आपने, तो क्या लगेगी, दादी लगेगी। अब यहाँ पे देखिए, राव जोधा के क्या लगती है, ये बुआ लगती है। क्या लगती है, बुआ लगती है। कैसे, क्योंकि राव जोधा के पिता कौन, रणमल राठौड़, और रणमल राठौड़ की बहन कौन, हंसाबाई। तो इस तरीके से इनकी तो बुआ और राणा कुंभा की दादी लगती है। इसीलिए तो दोनों के बीच में संधि करवाई थी। और इस आवल बावल की संधि में पहला काम तो ये करवाती है कि सीमा का निर्धारण करवाती है। किसका किसका, मेवाड़ और मारवाड़ का। और संधि किसके किसके मध्य होती है, राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य। अब देखिए आगे, एक काम तो ये करवाती है, और हंसाबाई भी कम दिमाग वाली नहीं थी भी, दूसरा काम पक्का करवा के जाएगी। अब देखना, उसने कहा कि राणा कुंभा जी पहला काम हो गया, दूसरा काम भी पक्का कर देती हूँ, ताकि बाद में कभी तुम्हारा आपस में झगड़ा ना हो। तो क्या करती है, राणा कुंभा का एक पुत्र होता है रायमल। बताया था कि राणा कुंभा के दो पुत्र थे, रायमल और उदा। तो रायमल है जो है इसका पुत्र, और राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी। रायमल और श्रृंगार देवी का विवाह का प्रस्ताव रख देती है कौन, हंसाबाई। और बोलती है तुम आपस में क्या बन जाओगे, समधी बन जाओगे, और भाईचारे से रहोगे आपस में। ना तो मेवाड़ के रिलेशन खराब होंगे, ना मारवाड़ के रिलेशन खराब होंगे, आपस में समधी होगे। तो कभी भी आपस में आपका युद्ध नहीं होगा, और मेवाड़ और मारवाड़ की हमेशा बनती रहेगी। तो ये दो काम हंसाबाई के द्वारा होते हैं, जिसको कहते हैं आवल बावल की संधि। पहला तो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण होता है, और दूसरा राणा कुंभा के पुत्र रायमल और राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी के साथ, रायमल की शादी श्रृंगार देवी के साथ करवाने का प्रस्ताव रख देती है, और फिर शादी भी करवाती है कौन, हंसाबाई। ये थी अपने आवल बावल की संधि। अच्छा, आपको ये नहीं बताया कि ये कब होती है, ये होती है 1452-53 में। अगर एग्ज़ाम में आपका आए और सबसे पहले 1452 हो तो 1452 करना है, 1452 को प्राथमिकता देनी है। अगर 1452 ऑप्शन में ना आए तो आपने करना है 1453। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और श्रृंगार देवी जो है, श्रृंगार देवी ने गोसुंडी बावड़ी सुना होगा। जो गोसुंडी बावड़ी है, इस गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था किसने, श्रृंगार देवी ने। चलिए जी,
यहाँ तक क्लियर। अब लिखते हैं इसके बारे में। करवाने को तो मैं बिना नोट्स बनवाए करवा सकता हूँ, लेकिन मान लो एग्ज़ाम आपके पास में आ गए और आपको इतना टाइम मिलेगा कि बार बार मेरी आप वीडियो देखोगे, लेकिन अगर आपका नोट्स बनाए हुए हैं तो फटाफट नोट्स को आगे निकालोगे और रिवीजन फटाफट हो जाएगा और याद भी आता रहेगा कि सर ने तो ये करवाया था, ये करवाया था, ये करवाया था, और रिवीजन होकर के एग्ज़ाम के पास में भी बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हो। एग्ज़ाम में आपको अगर मान लो 5-10 दिन या 15 दिन आपके बचे हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है, क्लासें इतनी ज़्यादा है, तो कैसे लगाओगे? लेकिन अगर आपके नोट्स बने हुए हैं तो नोट्स में से बड़े अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा आपका। अब देखिए आगे। चलिए जी, अब आगे क्या देखते हैं कि राठौड़ों के, लिखवा देता हूं, नोट करते रहना साथ साथ में। राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव को, राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, ये क्या था? ये दूसरी शर्त थी ना भी, राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव को क्या करना था? रोकना था। तो इसमें क्या लिखोगे? यही कि मालवा अभियान के दौरान, मालवा अभियान के दौरान सिसोदिया सरदार, सिसोदिया सरदार कौन से थे? राघव देव। कौन थे? राघव देव। और ये राघव देव कौन थे भाई? आपको नहीं बताया मेरे ख्याल से। ये थे लाखा के पुत्र, राणा लाखा थे ना, उनके पुत्र थे कौन? राघव देव। और जो ये राघव देव है और रणमल राठौड़, वह रणमल राठौड़, रणमल राठौड़ के मध्य विवाद हुआ। कैसे? कि जो राघव देव है, राघव देव को रणमल राठौड़ जो है, रणमल राठौड़ के बारे में जो षड्यंत्र जो रचा था किसने? रणमल राठौड़ ने। इसके बारे में राघव देव को पता चल गया था और इसने कहा कि मैं सभी मेवाड़ के सरदारों को ये बताऊंगा कि तुमने कितना बड़ा षड्यंत्र रचा है मेवाड़ के खिलाफ। तो राघव देव की इसके बात का जब पता लगा कि रणमल राठौड़ को, कि इसको सब पता लग गया है, तो राघव देव और रणमल राठौड़ के बीच में बड़ा विवाद हुआ और रणमल राठौड़ ने क्या की? इस राघव देव की हत्या कर दी। विवाद हुआ तो रणमल राठौड़ ने राघव देव की हत्या कर दी। क्लियर? अब क्या हुआ कि जब रणमल राठौड़ ने हत्या कर दी, तो हत्या करने के बाद में क्या होता है कि इस घटना के बाद में क्या होता है कि राठौड़ों का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ता है। इस घटना के पश्चात राठौड़ों की प्रबलता और बढ़ जाती है। अब क्या होता है कि जो राठौड़ों की प्रबलता और बढ़ जाती है, और क्या होता है, जो मेवाड़ जो सरदार थे, मेवाड़ जो सरदार है, वो सभी क्या हो जाते हैं? असंतुष्ट हो जाते हैं। मेवाड़ के सरदार असंतुष्ट
हो जाते हैं। जब मेवाड़ के सरदारों को ये पता चलता है कि जो राठौड़ है उनकी प्रबलता बढ़ रही है, उच्च पदों पे नियुक्ति हो रही है, तो सभी के सभी मेवाड़ क्या हो जाते हैं, सभी के सभी मेवाड़ के सरदार जो हैं वो असंतुष्ट हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि 1438 ईस्वी में दासी भारमली द्वारा जहर दिए जाने पर रणमल राठौड़ की मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक क्लियर। अब क्या होता है, रणमल राठौड़ की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है कि रणमल जो है, रणमल की हत्या की सूचना राव जोधा के पास चली जाती है। तो राव जोधा मेवाड़ छोड़कर भाग जाता है। यहाँ तक क्लियर। नीचे जगह है क्या? चलिए आगे लिखवाएं। अब क्या हुआ कि जो राव जोधा है वो मेवाड़ छोड़कर क्या हो जाता है, भाग जाता है। कहाँ चला जाता है? मंडोर चला जाता है, जोधपुर में, जहाँ इनका गढ़ होता है मारवाड़ का, क्योंकि रणमल राठौड़ मारवाड़ से ही तो था। अब क्या होता है कि राणा कुंभा ने अपने सेनापति कौन? राणा चुंडा को राव जोधा का पीछा करने हेतु भेज देते हैं। और मैंने आपको बताया था कि राणा कुंभा राणा चुंडा प्लस उनकी सेना को राव जोधा का पीछा करने हेतु भेज देते हैं। अब क्या होता है, राव जोधा कभी बीकानेर, कभी बाड़मेर, कभी जालोर, कभी बीकानेर के काहुनी गांव में, कभी वागड़ क्षेत्र में, सोजतपाली में, ऐसे ऐसे जगह निर्वासित काल होता है उसका, और ऐसी ऐसी जगह भागता है जहाँ पे पता ना लगे, लेकिन फिर भी राणा चुंडा और सेना पीछे पड़ जाती है किसके? राव जोधा के। तो अब देखते हैं राव जोधा का निर्वासित काल कि कहाँ कहाँ भागता है कौन? राव जोधा। जिस टाइम पे सूचना पहुंचती है उस टाइम पे तो होता है मेवाड़, और मेवाड़ के बाद में भागता है कहाँ पे? मंडोर, जोधपुर में। और मंडोर जोधपुर के बाद में कहाँ भागता है? काहुनी गांव। और काहुनी गांव कहाँ पे? बीकानेर में। और बीकानेर के बाद कहाँ भागता है? भद्राजून में। और भद्राजून कहाँ पे है? भद्राजून पड़ता है जालोर में।
और जालोर के बाद में कहाँ भागता है? जालोर के बाद में जाता है जो सिवाना है। सिवाना कहाँ है? बाड़मेर में। और सिवाना बाड़मेर में फिर भागता है। फिर राणा चुंडा जो है उसकी सेना पीछे पड़ जाती है, तो ये आ जाता है वागड़ क्षेत्र में। और वागड़ कहाँ है? वागड़ पड़ता है डूंगरपुर बांसवाड़ा जो क्षेत्र है उसी को ही क्या बोला जाता है? वागड़ क्षेत्र। और वागड़ क्षेत्र के बाद में कहाँ चला जाता है? अंत में चला जाता है सोजत पाली में। और सोजत पाली में एंट्री होती है हंसाबाई की। और हंसाबाई की यहाँ पे क्या होती है? एंट्री होने के बाद में हंसाबाई ही आवल बावल की क्या करवाती है? संधि करवाती है। ये थी कहानी किसकी? कि राठौड़ों के प्रभाव को कम कैसे किया। अब हंसाबाई जो संधि करवा देती है, कौन सी? आवल बावल की संधि। और जो मैं बता चुका हूँ आपको कि जो राणा कुंभा के पुत्र रायमल की शादी राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी के साथ करवा देते हैं, और इस तरह आवल बावल की संधि होती है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं बेटा हम आगे। चलिए जी, अब हम चर्चा करेंगे कि राणा कुंभा के समकालीन शासक, कि राणा कुंभा के समकालीन शासक कौन कौन से थे। अब देखिए, यहाँ पे तो बैठाता हूँ किसको? राणा कुंभा को, जिनका शासन काल बताइए। जल्दी से कमेंट कीजिए, शासन काल बताइए। मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ, जल्दी से बताइए भी शासन काल, जल्दी से। बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो आप भी। 1433 से 1468 तक एक्टिव रहो क्लास के अंदर, ताकि बड़े अच्छे से समझ में आए। एक्टिव रहोगे तभी मुझे भी पढ़ाने में आपको बहुत मज़ा आएगा। अब देखिए, राणा कुंभा जो है, राणा कुंभा तो कहाँ पे है? मेवाड़ में और दिल्ली के, यहाँ पे क्या है बेटा? दिल्ली है। और दिल्ली के कौन थे? सैयद वंश चल रहा था, और सैयद मोहम्मद शाह। सैयद मोहम्मद शाह कहाँ के थे? दिल्ली के शासक थे। कौन? सैयद मोहम्मद शाह। यहाँ पे पड़ता है बेटा गागरोन। गागरोन आपको पता होगा, झालावाड़ में जो है वो गागरोन होता था। और गागरोन जो है झालावाड़ में देखा होगा, गागरोन दुर्ग नहीं देखा तो देख लीजिएगा, झालावाड़ में ही गागरोन दुर्ग पड़ता है। और जो गागरोन दुर्ग का जो शासक था, गागरोन का शासक था अचलदास खिची। अचलदास खिची। वैसे तो शासक पलनसी था। क्या नाम था? पलनसी। लेकिन बागडोर वो संभाला करते थे। कौन? अचलदास खिची संभाला करते थे। और यहाँ पे क्या पड़ता है? यहाँ पे क्षेत्र है हाड़ौती का। कौन सा क्षेत्र? हाड़ौती का। और हाड़ौती का क्षेत्र में आपको पता होगा कि कोटा बूंदी झालावाड़ आता है। झालावाड़ की तो हम बात कर चुके हैं। अब पीछे कौन सा बचा? एक तो बचा कोटा, दूसरा बचा कौन सा? बूंदी। बै से बूंदी और बै से भाणा। भाणा शासक था कहाँ का? बूंदी का। और कोट पहन के सांड जैसे लगते हैं, तो कोटा का शासक कौन सा? सांडा। कोटा का तो सांडा, और बूंदी का कौन सा? भाणा। ये हाड़ौती के थे। किनके समकालीन? राणा कुंभा के समकालीन शासक थे। कोटा के सांडा, बूंदी के भाणा, गागरोन के अचलदास खिची, राणा कुंभा के दिल्ली के समकालीन शासक थे सैयद वंश के सैयद मोहम्मद शाह। चलिए, यहाँ मान लो यहाँ पड़ता है नागौर।
क्लियर। नागौर के शासक थे फिरोज खां, और फिरोज खां की मृत्यु हो गई थी। फिरोज खां की मृत्यु होने के बाद में इनके दो उत्तराधिकारी थे। एक का नाम तो था शम्स खां और दूसरे का नाम क्या था, मुजाहिद खां। शम्स खां और कौन सा, मुजाहिद खां। ये दो शासक, दो उत्तराधिकारी थे किसके, फिरोज खां के। क्योंकि फिरोज खां की मृत्यु के बाद में इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था। अब देखिए आगे, यहाँ पे क्षेत्र पड़ता है किसका, गुजरात का। और गुजरात के 5 समकालीन शासक थे राणा कुंभा के, और 5 में से आपको नाम बता देता हूँ। एक तो था कौन, अहमद शाह, और दूसरे कौन थे फतेह खां, और तीसरे कौन थे कुतुबुद्दीन शाह, और कौन थे, और थे मोहम्मद शाह बेगड़ा। ये गुजरात के समकालीन शासक थे किसके, राणा कुंभा के। क्या थे, समकालीन शासक थे गुजरात के। अहमद शाह, फतेह खां, कुतुबुद्दीन शाह और मोहम्मद शाह बेगड़ा। और फतेह खां और मोहम्मद शाह बेगड़ा, कुतुबुद्दीन शाह, अहमद शाह, ये याद रखना, ये सब समकालीन थे किसके, राणा कुंभा के। कहाँ के शासक थे, गुजरात के शासक थे। और कौन सा रह गया अभी, एक रह गया क्या, मालवा का रह गया अभी। मालवा का तो आपको पता ही होगा। मालवा के कौन थे, महमूद खिलजी प्रथम थे किसके शासक, मालवा के। यहाँ तक मेरे ख्याल से समकालीन शासकों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा।